जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीएस हब बाई डीएस सर में। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं दोस्तों आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। साथियों, आज हम देखने वाले हैं एसएससी जेई एग्जाम एनालिसिस 2023 का एग्जाम का एनालिसिस, जिसमें दोस्तों हम सिविल और इलेक्ट्रिकल जो पेपर हुए हैं फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के, उन सभी में जो आपके ऑल क्वेश्चंस रहने वाले हैं उन सभी का आज हम रिव्यू देखेंगे और बहुत ही शानदार क्लास रहने वाली है दोस्तों। इससे पहले जल्दी से आप लोग इस क्लास को दोस्तों में शेयर कर दीजिए, जिस भी साथी का आपका एग्जाम है शेयर कर दीजिए और क्लास को आप लोग लाइक कर दीजिए और यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अपने चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। आज हम बहुत शानदार तरीके से क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे, किस तरह क्वेश्चन रहेंगे उनको भी जानेंगे। चलिए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले तो दोस्तों बता दिया जाए कि आप सभी का एसएससी जेई का एग्जाम है, जिसमें आज है 10 अक्टूबर और 10 अक्टूबर को ऑल क्वेश्चंस रहेंगे जो लगभग 50 क्वेश्चंस रहेंगे और इनमें ऐसे क्वेश्चन रहेंगे जैसे कि क्वेश्चन आज पूछा गया था, ब्रिक्स 2023 की बैठक कहां पर हुई थी? सेकेंड आंग्ल सिख युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था? इसके अतिरिक्त दोस्तों पुरुष हॉकी विश्व कप का खिताब किसने जीता है? 1948 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन कहां पर हुआ था? और आंध्र प्रदेश के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं, इनको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, हमारा कह रहा है आंध्र प्रदेश के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? ऐसा क्वेश्चन आया था कि आंध्र प्रदेश के वर्तमान में राज्यपाल कौन है। तो साथियों इसका राइट आंसर बन जाएगा श्री अब्दुल नजीर। क्या बन जाएगा? श्री अब्दुल नजीर जी वर्तमान में क्या है? तो दोस्तों आप लोगों को याद रखना है ये आंध्र प्रदेश के गवर्नर हैं। इसके अतिरिक्त याद रखेंगे पूर्व जस्टिस अब्दुल नजीर को आंध्र प्रदेश का नया राज्यपाल बनाया गया है। वे इसी साल 4 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हुए थे। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल के रूप में उन्होंने विश्वभूषण हरिश्चंद्रन का स्थान लिया है। इसको भी आप लोग याद रखेंगे। तो इसका राइट आंसर बनेगा अब्दुल नजीर आंध्र प्रदेश के क्या है दोस्तों? गवर्नर हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमसे पूछा गया था, आज का अगला क्वेश्चन था मीनाक्षी मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों अगर बात कर लेते हैं मीनाक्षी मंदिर की, ये हो जाएगा तमिलनाडु में। कहां पर हो जाएगा? तमिलनाडु में हो जाएगा, मदुरई नामक स्थान पर। मदुरई नामक स्थान पर तमिलनाडु में स्थित है दोस्तों हमारा मीनाक्षी मंदिर। इसके अतिरिक्त याद रखेंगे इसका पूरा नाम है मीनाक्षी अम्मन मंदिर का निर्माण राजा कुलशेखर पांड्यन, याद रखेंगे पांड्य वंश के शासक थे। कौन से वंश के? पांड्य वंश के शासक थे दोस्तों, जिनका नाम था कुलशेखर पांड्यन। इनके द्वारा मदुरई के लोगों के लिए मंदिर तथा उनके संस्कृत धार्मिक जीवन के बनाने के लिए क्या बनाया गया था? एक मंदिर का निर्माण करवाया गया था जिसका नाम था मीनाक्षी मंदिर। ये मदुरई में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। चलिए चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन एक क्वेश्चन पूछा गया था जो कि रिपीट क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को हम लोगों ने कल भी कवर किया था। कह रहा है अंडर 19 महिला क्रिकेट विश्व कप का खिताब किसने जीता है? ऐसा क्वेश्चन आया था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर बनेगा, क्या बनेगा? भारत बन जाएगा। इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखेंगे, भारत इसका राइट आंसर बनेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमसे पूछा गया था 1948 ओलंपिक का आयोजन कहां पर हुआ? तो दोस्तों अगर बात कर लेते हैं 1948 के ओलंपिक की, इसका आयोजन हुआ था लंदन में। कहां पर? यूके में हुआ था। इसको याद रखेंगे। और दोस्तों याद रखेंगे भारत ने अपना पहला गोल्ड मेडल, आजादी के बाद पहला गोल्ड मेडल हॉकी में जीता था यहीं पर। और किसे हराया था? तो दोस्तों याद रखेंगे इंग्लैंड को ही हराया था। किसको हराया था? इंग्लैंड को हरा करके भारत ने क्या जीता था? गोल्ड मेडल जीता था हॉकी में। इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन साथियों हमसे पूछा गया था मणिपुरी नृत्य किस देवी देवता को समर्पित है? तो दोस्तों याद रखेंगे जो मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य है ये भगवान कृष्ण और देवी राधा को समर्पित है। किसको? भगवान कृष्ण और देवी राधा को समर्पित है। ठीक है, इसमें जो नाम आते हैं प्रमुख, उनमें से दोस्तों नाम आता है झावेरी बहन का। किसका आता है दोस्तों? झावेरी बहन का नाम आता है, जो मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। इसको भी याद रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमसे पूछा गया था, एक मिनट, अगला क्वेश्चन पूछा गया था हिंगलाज माता मंदिर कहां पर स्थित है? क्या पूछा गया था? हिंगलाज माता मंदिर के बारे में पूछा गया था। तो दोस्तों ये पाकिस्तान में स्थित है। पाकिस्तान का एक प्रांत है जिसका नाम है बालूचिस्तान। क्या नाम है दोस्तों? याद रखेंगे बालूचिस्तान नामक प्रांत पर स्थित है हिंगलाज माता मंदिर। इंपॉर्टेंट है। और ये हिंगोल नदी के किनारे पर है। कहां पर? हिंगोल नदी के किनारे पर स्थित है। इसको भी याद रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था केरल राज्य में स्थित सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दोस्तों याद रखेंगे केरल की जो सबसे लंबी नदी हो जाएगी वो बनेगी हमारी पेरियार। क्या बनेगी? पेरियार नदी जो है ये केरल की सबसे लंबी नदी है। और यहां पर दोस्तों इसी नदी पर इडुक्की नामक परियोजना स्थित है। कौन सी परियोजना है?
इडुक्की नामक परियोजना है, इसको भी याद रखेंगे। इसके अतिरिक्त केरल की एक और नदी है जो इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जा सकती है, इसका नाम है भरत पूजा। क्या नाम है? भरत पूजा नाम है, ठीक है, याद रखेंगे। भरत पूजा नाम से एक नदी है, इसकी जो टोटल लेंथ है ये 209 किलोमीटर है और ये भी आपकी केरल की ही रिवर है, इसको याद रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमसे पूछा गया था कि 2023 में किस भारतीय राजनेता को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। क्या क्वेश्चन पूछा था दोस्तों? किस राजनेता को 2023 में मरणोपरांत पद्म विभूषण दिया गया है? तो इसका राइट आंसर बनेगा दोस्तों श्री मुलायम सिंह यादव। क्या बनेगा? श्री मुलायम सिंह यादव, जो कि उत्तर प्रदेश के एक दिग्गज नेता थे, भारत के रक्षा मंत्री भी रहे हैं और 2023 की जो पद्म विभूषण विजेताओं की सूची थी उनमें भी इनका नाम शामिल था। याद रखेंगे, जाकिर हुसैन, एस.एम. कृष्णा, मुलायम सिंह यादव, बालकृष्ण दोषी, दिलीप महालनोबिस और श्रीनिवास वर्धन नामक कुल 6 व्यक्तियों को, इन सभी नाम के कुल 6 व्यक्तियों को क्या मिला है दोस्तों? याद रखेंगे, पद्म विभूषण 2023 से सम्मानित किया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमसे पूछा गया था अनुच्छेद 21A किससे संबंधित है। ऐसा क्वेश्चन आया था, जो अनुच्छेद 21A है ये किससे संबंधित है, ऐसा क्वेश्चन था। तो साथियों याद रखेंगे, ये हमारा राइट टू एजुकेशन यानी कि शिक्षा के अधिकार से संबंधित है और 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत इसे संविधान में जोड़ा गया था। इससे पहले ये जो शिक्षा का अधिकार था ये आर्टिकल 45 में थे। किसमें? आर्टिकल 45 में है, जो कि डीपीएसपी का है। किसका है? याद रखेंगे, ये हमारा डीपीएसपी का है, ठीक है, डीपीएसपी का है, जो कि आर्टिकल 45 है और इसको उठाकर के अनुच्छेद 21A में लाया गया था 86वें संविधान संशोधन के तहत। इसमें है क्या? तो दोस्तों याद रखेंगे, 6 से 14 वर्ष के निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। और ये भी क्वेश्चन आपका कल पूछा गया था, पिछली 5 शिफ्टों में से लगभग 3 शिफ्टों में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है, याद रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन साथियों हमसे पूछा गया था, चोल साम्राज्य का शासनकाल कब से कब तक रहा था। तो दोस्तों याद रखेंगे, ये 9वीं शताब्दी, कौन सी थी? 9वीं शताब्दी थी। यहीं से लेकर के आपकी 13वीं शताब्दी तक चोल वंश का शासनकाल था और अंतिम चोल शासक को 1279 में, याद रखेंगे, 1279 में पांडव वंश के, जो अभी हमने चर्चा की थी, जिसने मीनाक्षी मंदिर बनवाया था, क्या नाम था उसका, उसी ने इसको चोल वंश के सबसे अंतिम शासक को हरा दिया था। और ऐसा भी क्वेश्चन आज पूछा गया था। तो चोल वंश से 2 से 3 क्वेश्चन आज पूछे गए थे, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। 9वीं से 13वीं शताब्दी के बीच इनका शासनकाल रहा था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, बिहार में वर्षा के लिए किसकी पूजा की जाती है। तो साथियों इसका राइट आंसर बनेगा झिंझिया की। किसकी? झिंझिया की। बिहार में वर्षा को प्राप्त करने के लिए झिंझिया नृत्य प्रसिद्ध लोक नृत्य है। इस नृत्य को एक अनुष्ठान तत्व और एक उचित फसल और बारिश को एक वर्ष में प्राप्त करने के लिए वर्षा के देवता भगवान इंद्र को प्रसन्न करने के लिए एक समारोह के रूप में आयोजित किया जाता है। यानी कि जो झिंझिया डांस है, इसमें महिला और पुरुष दोनों, याद रखेंगे, फसल में, खेतों में काम करते हैं और यहीं पर नृत्य करते जाते हैं, जिसे झिंझिया कहते हैं, और भगवान इंद्र से प्रार्थना करते हैं कि हमारी फसलों को अच्छा बनाने के लिए आप वर्षा करें, ठीक है। इस तरह की ये कला होती है झिंझिया नृत्य में, ठीक है, इसको याद रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, बहुआयामी गरीबी सूचकांक में सबसे नीचे कौन सा राज्य है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं बहुआयामी गरीबी सूचकांक की। इसमें लास्ट पर है हमारा बिहार। इसके बाद याद रखेंगे, बिहार के ऊपर कौन है? बिहार के ऊपर उत्तर प्रदेश है, ठीक है। उत्तर प्रदेश के ऊपर कौन है? तो याद रखेंगे झारखंड है, ठीक है, झारखंड है। ये सारे के सारे राज्य हैं जिन्होंने नीचे से टॉप किया है। तो पहले पर बिहार नीचे से, दूसरे पर नीचे से उत्तर प्रदेश और तीसरे पर झारखंड हो जाएगा। और बहुआयामी गरीबी सूचकांक जारी कौन करता है? तो दोस्तों याद रखेंगे, इसका राइट आंसर बनेगा नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूट ट्रांसफॉर्मिंग इन इंडिया, ठीक है, याद रखेंगे, नेशनल इंस्टीट्यूट ट्रांसफॉर्मिंग इन इंडिया, नीति आयोग। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी और प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष होता है। यही आपका बहुआयामी गरीबी सूचकांक जारी करता है, याद रखेंगे। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमसे पूछा गया था कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। और किसकी याद में मनाया जाता है? तो ये जरूर इंपॉर्टेंट है, मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद जो कि हॉकी के जादूगर के नाम से जाने जाते हैं, इन्हीं के बर्थडे पर मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को। और 2012 से, याद रखेंगे, 2012 से भारत सरकार ने इसको मनाने की शुरुआत की थी। इसको भी याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन साथियों पूछा गया था, चोल वंश का अंतिम शासक कौन था। देखिए ये अभी हमने बात की थी, 1279 में चोल वंश को हराया था कुलशेखर पांड्यान। इसी ने तो दोस्तों बनवाया था मीनाक्षी मंदिर। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। और राजेंद्र चोल जो कि चोल वंश का अंतिम शासक था, इसे 1279 में कुलशेखर पांड्यान ने हरा दिया था और चोल वंश के बाद पांड्य वंश की स्थापना की गई थी, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन साथियों पूछा गया था कि अंतिम मराठा शासक की मृत्यु कब हुई। तो दोस्तों याद रखेंगे, अंतिम मराठा शासक थे बाजीराव पेशवा। कौन थे? बाजीराव पेशवा थे। और इनकी मृत्यु 1853 में हुई थी। कब हुई थी? 1853 में हुई थी बाजीराव पेशवा की मृत्यु। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे,
ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन साथियों पूछा गया था, अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहा जाता है, याद रखेंगे। ब्रह्मपुत्र नदी एक सीमा पार की नदी है जो तिब्बत या फिर कह सकते हैं चीन, जहां पर अधिकार रूप से कब्जा किया है, तिब्बत और दोस्तों याद रखेंगे पूर्वोत्तर भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है। दोस्तों तिब्बत में इसे यारलुंग सांगपो कहा जाता है। क्या कहा जाता है, याद रखेंगे, यारलुंग सांगपो। इसके अतिरिक्त आपको याद रखना है जो हमारा ब्रह्मपुत्र है इसको असम में लुइत या फिर ब्रह्मपुत्र कहते हैं, और अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल में इसे सियांग या फिर दियांग कहते हैं। ठीक है, दियांग घाटी जहां पर यांगयाप दर्रा स्थित है, इसी से दोस्तों ये नदी भारत में प्रवेश करती है, अरुणाचल प्रदेश में होते हुए ये बांग्लादेश में जाती है, और बांग्लादेश में इस नदी को जमुना के नाम से जाना जाता है। ये भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, अनुच्छेद 22 का संबंध किससे है? तो दोस्तों याद रखेंगे अनुच्छेद 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संबंधित जो निरोध है या फिर संरक्षण है, इसको याद रखेंगे, ये अनुच्छेद 22 में कहा गया है। कैसी जानकारी है, तो याद रखेंगे अनुच्छेद 22 में गिरफ्तारी के आधार के बारे में सूचित करना चाहिए कि व्यक्ति को गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है। इसके बाद किसी की अपनी पसंद के वकील से परामर्श करने का अधिकार होना चाहिए। गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाना चाहिए। छुट्टियां और यात्रा के दौरान लगे समय को नहीं जोड़ा जाएगा। ठीक है, इसके अलावा हिरासत की अवधि मजिस्ट्रेट द्वारा अधिकृत होने से परे नहीं हो सकती है, यानी कि जो हिरासत की अवधि होगी जो हमारा मजिस्ट्रेट होगा वही तय करेगा। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया था कि राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर बनेगा 13 फरवरी। श्रीमती सरोजिनी नायडू, याद रखेंगे कौन थी, श्रीमती सरोजिनी नायडू। ठीक है, इनके जन्मदिन पर दोस्तों राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, सरोजिनी नायडू के जन्मदिन पर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद रखेंगे। किसके जन्मदिन पर? दोस्तों श्रीमती सरोजिनी नायडू। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद रखेंगे। इसको आप लोग याद रखेंगे, इन्हीं के जन्मदिन पर मनाता है राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल 13 फरवरी को। इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमसे पूछा गया था, सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष आया था? तो दोस्तों अगर बात कर लेते हैं सूचना के अधिकार अधिनियम के बारे में, तो दोस्तों ये हमारा आया था 15 जून 2005 को। कब आया था? 15 जून 2005 को आया था। क्या पूछा है? आया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगर बात करेंगे लागू होने की, तो 12 अक्टूबर 2005 को ये लागू किया गया था। अब डेट क्या पूछी थी ये आप लोग कंफर्म करके कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, और इसका जो राइट आंसर बनेगा, भारत सरकार के द्वारा अधिनियमित सूचना अधिकार अधिनियम 2005 भारत के नागरिकों के लिए है जो लोक प्राधिकरणों के नियंत्रण के अधीन रहने वाली सूचनाओं उन तक पहुंचा कराती है। ठीक है, क्या लिखा है? पहुंच कराता है। ठीक है, कौन है? याद रखेंगे, लोक प्राधिकरण के नियंत्रणों के अधीन रहने वाली सूचनाओं तक उनकी पहुंच कराता है, जिसमें लोक प्राधिकरणों के कार्य एवं पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व को बढ़ावा मिलता है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। इसका मतलब यह है कि कोई सरकार कार्य कर रही है उसकी जानकारी अपनी जनता को भी होनी चाहिए, और जनता इस पर कैसा रिएक्शन दे दी वो भी सरकार को उसका रिएक्शन यानी उसका रिव्यू पहुंचना चाहिए। कुल मिलाकर यह है सूचना का अधिकार अधिनियम। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, सेकंड आंग्ल सिख युद्ध के दौरान भारत का गवर्नर कौन था? तो दोस्तों बात कर लेते हैं सेकंड आंग्ल युद्ध के बारे में। तो दोस्तों ये हुआ था 18 अप्रैल से 30 मार्च तक। ठीक है, 18 अप्रैल 1848 से 30 मार्च 1849 तक। और इस समय जो भारत का गवर्नर जनरल था वो डलहौजी था। कौन था दोस्तों? डलहौजी था। इंपोर्टेंट है, अच्छे से याद रखेंगे। और डलहौजी को क्या कहा जाता है? तार व्यवस्था का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? याद रखेंगे। डलहौजी के बारे में 2-3 क्वेश्चन है। तार व्यवस्था का जनक कहा जाता है। इसके अतिरिक्त इसको याद रखेंगे, रेल व्यवस्था का जनक कहा जाता है। क्या कहता है? रेल व्यवस्था का जनक कहा जाता है। ठीक है, रेल व्यवस्था। इसके अतिरिक्त इसने क्या किया था? इसके अतिरिक्त इसको क्या कहा? डाक व्यवस्था का जनक कहा जाता है। ठीक है, डाक व्यवस्था का। ये आप लोग याद रखेंगे। इसको 3 प्रकार से क्या कहा जाता है दोस्तों? जनक कहा जाता है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये एग्जाम में पूछ लेता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमसे पूछा गया था, ब्रिक्स 2023 की बैठक कहां पर हुई? तो दोस्तों इसका राइट आंसर बनेगा जोहानिसबर्ग, साउथ अफ्रीका। क्या बनेगा? जोहानिसबर्ग, साउथ अफ्रीका बन जाएगा। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्रिक्स समिट 2023 में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के समूह ब्रिक्स सम्मेलन 22 अगस्त से 24 अगस्त के बीच 2023 तक दक्षिण अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में आयोजित होगा, और 15वें हो चुका है। ठीक है, ये हो चुका है, और 15वें शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी जी ने हिस्सा लिया है। अगर बात कर लेते हैं ब्रिक्स की स्थापना के बारे में, तो इसकी स्थापना जून 2006 को की गई थी, लेकिन इसकी पहली जो ऑफिशियल बैठक थी वो दोस्तों 2009 में की गई थी। इस कारण इसकी स्थापना कहीं पर आपको क्या मिलती है? 2009 भी मिलती है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। दोनों पॉइंट क्लियर रखने हैं आपको। दोनों पॉइंट क्लियर रखने हैं कि पहली स्थापना 2006 को तो हो चुकी थी, लेकिन जब इसकी पहली बैठक हुई, इस कारण इसकी पहली बैठक को ही इसका स्थापना माना जाता है 2009 को। ठीक है, शुरुआत में इसमें कुल 4 देश शामिल थे, ब्राजील, भारत, रूस और चाइना।
लेकिन बाद में 2010 में दक्षिण अफ्रीका भी इस संगठन में शामिल हो गया, जिस कारण ये ब्रिक के स्थान पर क्या कहने लगा, ब्रिक्स कहलाने लगा। इसको भी याद रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया था, राउरकेला स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से लगा था? क्या पूछा था दोस्तों, याद रखेंगे। राउरकेला स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से लगा था? तो इसका राइट आंसर बनेगा साथियों, क्या बनेगा, जर्मनी बन जाएगा। इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखेंगे। 1955 में यह बनाया गया था। इसका उद्घाटन 1959 में पूर्व भारत के राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा किया गया था। वर्तमान में सार्वजनिक क्षेत्रों का पहला एकीकृत इस्पात संयंत्र था। यह भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन साथियों हमसे पूछा गया था कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसका राइट आंसर बनेगा दोस्तों रतौंधी। क्या बन जाएगा, अच्छा क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे। रतौंधी इसका राइट आंसर बनेगा। ठीक है, रतौंधी होता है किसके कारण? तो दोस्तों याद रखना है आपको, ये होता है विटामिन ए की कमी के कारण। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था कि महाराष्ट्र में कुल कितने लोकसभा सीट स्थित हैं? क्या पूछा गया था, महाराष्ट्र की लोकसभा सीटों के बारे में दोस्तों पूछा गया था। अगर बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की, तो आप यहां पर देखेंगे सेकंड नंबर पर महाराष्ट्र है और इसके सामने क्या लिखा है, 48 लिखा है। यानी कि लोकसभा की जो सीटें है महाराष्ट्र में कितनी है, 48 है। जबकि सर्वाधिक लोकसभा सीट 80 कहां पर है? तो दोस्तों याद रखना ये उत्तर प्रदेश में हो जाएंगी। कहां पर हो जाएंगी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश में हो जाएंगी 80। इसके बाद आपकी तीसरे नंबर पर 40 लोकसभा सीट बिहार में आती हैं, इसको भी याद रखेंगे। ये आपको लिस्ट सामने दी गई है। ठीक है, इसको देख लेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमसे पूछा गया था कि मेंडलीव की आवर्त सारणी के संबंधित एक क्वेश्चन आया था। तो दोस्तों याद रखेंगे 1871 में 1871 में मेंडलीव के द्वारा आवर्त सारणी की खोज की गई थी और इस समय दोस्तों याद रखेंगे इसमें केवल 63 तत्व थे। तो क्वेश्चन ऐसा भी पूछेगा कि मेंडलीव की जब आवर्त सारणी बनी तो इसमें कितने तत्व थे? तो दोस्तों याद रखना है 63 तत्व थे। कितने थे? 63 तत्व थे। इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमसे पूछा गया था, मेंस हॉकी वर्ल्ड कप का आयोजन कहां पर हुआ? या फिर ऐसा पूछा गया था इसका खिताब किसने जीता है? इन दोनों के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों। याद रखेंगे आयोजन तो हमारे भारत में होता है। ठीक है, भारत में होता है। कहां पर? ओडिशा में। ठीक है, ओडिशा में इसका आयोजन होता है और इस विश्व कप का खिताब जर्मनी ने बेल्जियम को हराकर जीता था। ये भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है कि जर्मनी ने इसका खिताब जीता था, आयोजन भारत में हुआ था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, बिहार की कुल साक्षरता कितना है? ठीक है, कुल साक्षरता दर कितना है दोस्तों? याद रखेंगे बिहार की जो ओवरऑल साक्षरता दर है वो 61.80 है। कितनी है? 61.80 है दोस्तों। और आपको ये याद रखना है क्योंकि दोस्तों ये आपकी 2011 की जनगणना के अनुसार पूछा गया था। किसके अनुसार? 2011 के अनुसार। पुरुष साक्षरता दर यहाँ पर 70.32% है और महिला साक्षरता दर आपकी 53.57% है। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ओवरऑल जो भारत की साक्षरता दर है वो 74 पॉइंट के समथिंग है। इसको भी याद रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमसे पूछा गया था कि भारत में मुस्लिम साक्षरता दर कुल कितनी है? ऐसा क्वेश्चन आया था। तो दोस्तों याद रखेंगे, अगर बात कर लेते हैं, दो क्वेश्चन पूछ सकता है। एक तो आपसे मुस्लिम साक्षरता दर के बारे में, किसके? मुस्लिम के बारे में, और दूसरा हिंदू के बारे में पूछ सकता है। ये दोनों आप लोग याद रखेंगे आने वाले दिनों में जिसका भी एग्जाम है। तो दोस्तों अगर बात कर ले मुस्लिम साक्षरता दर की, तो 2001 की तुलना में 2011 में ये साक्षरता दर 48 से 57 हो गई थी। तो इसका राइट आंसर बनेगा साथियों 57%, 57.8%, सॉरी 57.28%। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा? 57.28। इसके अतिरिक्त हिंदुओं की पूछ ले तो 54 से बढ़कर कहां पर हो गई थी? 63 तक। कहां पर हो गई थी? 63.6%। कौन थी? 63.6% थी। ये भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो दोनों क्वेश्चन पूछ सकता है, मुस्लिम 57.28 और हिंदू की अगर पूछ लेगा तो 63.6%। इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन साथियों पूछा गया था, भारत में प्रस्तावना संविधान सभा में कब पारित हुई थी? देखिए अगर बात कर लेते हैं पारित होने की, यानी कि पास होने की, अगर बात करें पास होने की कब पेश की गई, सॉरी अगर बात करें पारित होने की और बात करें पेश होने की, ये दोनों में अंतर है। देखिए पेश किसने की थी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी 13 दिसंबर को, जब संविधान सभा की तीसरी बैठक चल रही थी, 13 दिसंबर 1946। ठीक है, 1946 में ये क्या की गई थी? पेश की गई थी। जबकि पारित कब हुई थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर बनेगा, एक मिनट, यहां पर गलत उत्तर है, 22 जनवरी होगा। क्या होगा दोस्तों? याद रखेंगे 22 जनवरी 1947। क्या होगा? 22 जनवरी 1947 को लगभग 43 दिन के आसपास समय के बाद ये आपकी पारित हो गई थी। कहां पर? जो संविधान सभा थी इसके द्वारा अब ये अटेंड कर ली गई थी, यानी कि ऑब्जर्व कर ली गई थी, यानी कि मान ली गई थी। जो प्रस्तावना थी इसको मान लिया गया था। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमसे पूछा गया था, अनुच्छेद 41 का संबंध किससे है? तो दोस्तों यहां पर बात करेंगे दो अनुच्छेद के बारे में जिनके पूछे जाने की संभावना है। एक है अनुच्छेद 41 जिसमें बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी और विकलांगता के मामले
मामलों में कार्य करने और शिक्षा पाने तथा सार्वजनिक सहायता पाने के अधिकार सुरक्षित करना है। जबकि अनुच्छेद 42 में दोस्तों याद रखेंगे यहाँ पर प्रसूति सहायता यानी कि याद रखेंगे राज्य काम की न्यायसंगत एवं मानवीय परिस्थितियों को सुनिश्चित करने में मातृत्व राहत, यानी कि जब किसी महिला जो प्रेग्नेंट हो तो उसके समय इसको क्या किया जाएगा, यदि वो सरकारी ड्यूटी पर है तो उसको छुट्टी प्रदान की जाएगी। इसका मतलब है प्रसूति सहायता दी जाएगी। ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमसे पूछा गया था ये फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में। ये क्वेश्चन दोस्तों 5 शिफ्ट का अभी तक पेपर हो चुका है, हमने जब एनालिसिस करवाया है। ये 5 शिफ्ट के पेपर में दोस्तों आप याद रखेंगे 3 बार पूछा गया है। कितनी बार पूछा गया है? 3 बार पूछा गया है। इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखेंगे। अनुच्छेद 51A में है। और दोस्तों इसके बारे में ये भी याद रखना है कि 42वां जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 के तहत इसको जोड़ा गया था। उस समय ये सिफारिश किसने की थी? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने इसकी सिफारिश की थी। ठीक है, और ये समिति जो थी दोस्तों ये भी याद रखना है, ये दोस्तों 12 सदस्यीय समिति थी। कितने सदस्य थे इस समिति में? दोस्तों 12 सदस्य थे। ये फ्यूचर का क्वेश्चन बन सकता है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर कितने जोड़े गए थे? तो 10 आपके जो जोड़े गए थे मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। इसके अतिरिक्त एक क्वेश्चन आपको और याद रखना है, 11वां जो मौलिक कर्तव्य है, 11वां कौन सा याद रखेंगे? जो 11वां मौलिक कर्तव्य, जो हमारा 11वां मौलिक कर्तव्य है, ये हमारा जोड़ा गया था 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 86वां संविधान संशोधन 2002, इसके तहत इसको जोड़ा गया था। तो इसको भी आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। और ये किससे संबंधित था? तो ये राइट टू एजुकेशन अभी हमने बताया था, शिक्षा का अधिकार से संबंधित था, जिसे आर्टिकल 21A में जोड़ा गया था। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमसे पूछा गया था प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर बनेगा हैरड डॉमर मॉडल, जिसका समय 1951 से 1956 था। इसको भी याद रखेंगे। ठीक है, और ये हैरड डॉमर मॉडल पर आधारित थी, 1956 से 51 तक थी। और दोस्तों ये पंचवर्षीय योजना जो चलती थी, ये योजना आयोग की सिफारिश पर चलती थी। ये भी हमने आपको कल बताया था, योजना आयोग के सिफारिश पर। किसकी? आयोग के, योजना आयोग की सिफारिश पर चलती थी। और इसकी स्थापना 1950 में की गई थी। किसकी? योजना आयोग की। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था भारत के अटॉर्नी जनरल का संबंध किस अनुच्छेद से है? तो दोस्तों बात कर लेते हैं महान्यायवादी के बारे में। किसके बारे में? याद रखेंगे महान्यायवादी के बारे में। तो महान्यायवादी का जो उल्लेख है, ये आर्टिकल कौन सा है दोस्तों? याद रखेंगे आर्टिकल 76। अब आर्टिकल 76 यानी कि अनुच्छेद 76 में आर्टिकल जो हमारा है, ये महान्यायवादी संबंधित यानी कि एजी से संबंधित है, अटॉर्नी जनरल से। इसके अतिरिक्त आपका सीजीए के बारे में पूछेगा, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। किसके? सीएजी के बारे में। किसके बारे में? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के बारे में पूछेगा। तो दोस्तों ये हमारा अनुच्छेद 148 है, जो आपका 151 तक जाता है। अनुच्छेद 148 से लेकर के 151 तक ये हमारा सीएजी होता है। इसको भी याद रखेंगे, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया था नालको का हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? नालको संगठन की बात करें अगर नेशनल एल्यूमिनियम, और आपका आगे इसको देख लेंगे आप लोग, नालको के बारे में पूछा गया था। ये आपका भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थित है। ये एल्यूमिनियम से संबंधित एक संस्थान है। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? भुवनेश्वर में है। इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखेंगे। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास। आशा करते हैं जो क्वेश्चन आज हमने कवर किए हैं वो आपके इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे एग्जाम में पूछे गए थे और भविष्य में इनके पूछे जाने की संभावना है। इसलिए इस क्लास को आप लोग जल्दी से लाइक कर दीजिए यदि आपको क्लास पसंद आई है। और यदि अभी तक आपने दोस्तों में सेशन को शेयर नहीं किया तो प्लीज आप शेयर भी कर लीजिए। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है, सब्सक्राइब करने का दोस्तों कोई पैसा चार्ज नहीं लगता है। सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर देना है और देखते रहना है आपका अपना यूट्यूब चैनल जीएस हब बाय डीएस सर। बड़ों का सम्मान करना, छोटों को प्यार देना। तब तक के लिए अपना भी ख्याल रखना। मिलते हैं कल एक नई क्लास में नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।